संयुक्त दायित्व के बारे में, प्रतिनिहित दायित्व क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और फिर बताएंगे दंड के बारे में। तो साथियों, संयुक्त दायित्व के बारे में भारतीय न्याय संहिता में क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन सी धारा में संयुक्त दायित्व को बताया गया है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS 2023 की धारा 3 सब क्लॉज 5 और 190 के अलावा भी धाराएं हैं जिनमें कि संयुक्त दायित्व को बताया गया है। जब कोई कार्य समान आशय से किया जाए, मान लीजिए, देखिए, जब कोई कार्य समान आशय से किया जाता है, संयुक्त दायित्व यानी कि समान आशय, जब कोई कार्य संयुक्त दायित्व से किया जाता है, नंबर 1 पॉइंट है, जब कोई कार्य समान आशय से किया जाता है। कार्य जो आपराधिक ज्ञान अथवा आशय से किए जाने से ही अपराध है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसा हर व्यक्ति ऐसे ज्ञान अथवा आशय से उस कार्य में शामिल होता है, उस कार्य हेतु उसी तरह दायित्व के अधीन है जैसा है कि वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया जाता। साथियों, अपराध के लिए जरूरी क्या है? अपराध के लिए जरूरी है आशय और ज्ञान। क्या जरूरी है? आशय और ज्ञान। जब अपराध या तो एक व्यक्ति कर सकता है या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 3 4 जो भी है, मिलकर कर सकते हैं। जब यही अपराध एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिल करके किया जाता है, वो जो व्यक्ति हैं, यानी एक से अधिक व्यक्ति हैं जो भी, उन सबका आशय एक हो, उन सबका आशय और ज्ञान एक हो। जैसे मान लीजिए, एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति मिलकर मार रहे हैं और चारों व्यक्तियों का आशय और ज्ञान एक है। इन 4 में से, जैसे ये पीड़ित हो गया, ठीक, इसको 4 व्यक्ति मार रहे हैं, ठीक, इनमें से एक ने गाली दे दी, 3 ने मिलकर मार दिया और एक ने चाकू मार दिया और इसकी मृत्यु हो गई। चूंकि जब अपराध कर रहे थे तो आशय और ज्ञान के साथ चारों कर रहे थे, भले ही इस पर्सन के चाकू मारने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो माना यही जाएगा कि जैसे इसने मारा हो, इसने मारा हो, इसने मारा हो, इसने मारा हो, मतलब वह ऐसा माना जाएगा कि इनने यह अपराध स्वयं अकेले किया हो। उदाहरण समझिए, मान लीजिए, उदाहरण हम आपको बताते हैं किस प्रकार से ऐसा होगा, उदाहरण से अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे C और D ने क्या किया? C और D ने संयुक्त रूप से E को इतना पीटा। किसको? E को पीटा। ये C और D व्यक्ति हैं, इन्होंने किसको पीटा? E को, कि उसकी मृत्यु हो गई। C और D ने संयुक्त रूप से E को इतना पीटा कि उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। C का आशय E की हत्या करना नहीं था। जो C है, ये जो C है, देखिए, C और D ने मिलकर के E को मारा, E की मृत्यु हो गई। C का जो आशय है वह E की मृत्यु कारित करना नहीं था। C का जो आशय है वो E की मृत्यु कारित करना नहीं था, तथा उसको इस बात का ज्ञान था कि पिटाई से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन C को इस बात का ज्ञान था कि जिस प्रकार से पिटाई C और D मिलकर E की कर रहे हैं, उससे E की मृत्यु हो सकती है, हो जाएगी। जबकि D का आशय E को घोर उपतिकारित करने था। अब देखिए, यहां पर जो D है, D का आशय क्या था? D चाहता था कि इसको गंभीर चोट पहुंचा दे। D क्या चाहता था? कि उसको गंभीर चोट पहुंचा दे। किसको? E को। तथा उसको इस बात का ज्ञान था कि E की मृत्यु नहीं होगी। यहां पर D को ज्ञान था कि इससे E की मृत्यु नहीं होगी।
यहां सी को हत्या के लिए, जबकि डी घोर उपपत्ति के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? घोर उपपत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। इस तरह यह स्पष्ट है कि अगर आपराधिक कार्य को करने में सम्मिलित व्यक्तियों का आशय तथा ज्ञान भिन्न भिन्न है तो वे सिर्फ अपनी आपराधिक आशय या ज्ञान के अनुसार ही दायित्वहीन होंगे। अगर इन दोनों का ही उद्देश्य इसको इस प्रकार से मारने का होता कि जिससे मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों हत्या के दोषी होते, सी और डी दोनों हत्या के दोषी होते। लेकिन यहां पर सी को आशय और ज्ञान था कि जिस प्रकार से मार की जा रही है, जिस प्रकार से पिटाई की जा रही है, उससे ई की मृत्यु हो जाएगी, तो वहां पर ई उसके लिए दोषी होगा हत्या के लिए, और डी चूंकि ई को घोर उपपत्ति पहुंचाना चाहता था, तो यहां पर डी घोर उपपत्ति के अपराध का दोषी होगा। साथियों, हमने पहले जो उदाहरण दिया था उसमें हमने बताया था कि चारों व्यक्तियों का आशय और ज्ञान एक है। जब चारों व्यक्तियों का आशय और ज्ञान एक होगा, जैसे पीड़ित व्यक्ति को चारों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? पीट रहे हैं, चार व्यक्ति, 1 2 3, इनका जो आशय और ज्ञान एक है। सबको पता है कि इस प्रकार की पिटाई से इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर ऐसा माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कि उन्होंने अकेले ही ऐसा कार्य किया है। क्या किया है? उन्होंने अकेले ही उसकी मृत्यु कारित की है और सभी को उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। तो यहां पर संयुक्त दायित्व क्लियर समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कहता है अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोप द्वारा। साथियों, ये पहली कंडीशन जो हमने आपको बताई है, ये धारा 3 सब क्लॉज 5 की है। अब हम आपको बताएंगे धारा 3 सब क्लॉज 7 क्या कहती है दायित्व के संबंध में। बीएनएस की धारा 3 सब क्लॉज 7 क्या कहती है? कहते अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा, अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोप द्वारा। साथियों, इसमें किस प्रकार से दायित्व का डिसाइडेशन होगा? यह धारा उपबंध करती है, क्या उपबंध करती है? कि जहां कहीं किसी कार्य द्वारा, किसी लोप द्वारा परिणाम कारित किया जाना था, उस परिणाम को कारित करने का प्रयास करना अपराध है, वहां यह माना जाता है कि उस परिणाम को अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई कार्य का प्रयत्नवश किया गया है तो वही अपराध है, अगर प्रयत्न कर लिया गया है तो अपराध माना गया है। तो अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा, यानी कार्य और लोप के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कार्य का मतलब यह है कि उसको विधि द्वारा जो निषिद्ध है वो कार्य रोक रही विधि, फिर भी वह कर रहा है। तो यहां पर जो कार्य की बात हो रही है और लोप की बात हो रही, तो लोप और कार्य वही है। इसमें क्या है? इन दोनों में एक चीज कॉमन है, प्रयत्न हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रयत्न हो रहा है, उस चीज का प्रयत्न किया जा रहा है। और जहां प्रयत्न की बात आती है तो वो भी अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है। हमने साथियों पहले भी आपको कार्य और लोप के बारे में बताया है, फिर से हम आपको बता देते हैं कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कार्य करने का लोप करना जिसे करने के लिए विधि द्वारा आबाद्ध है, तो वह लोप होगा। और कार्य क्या होगा? जो विधि द्वारा निषेधित है, जिसे किए जाने की किसी को आज्ञा नहीं है, फिर भी वह कार्य कर रहा है, तो दंडनीय माना जाता है। तो यहां पर ऐसा कार्य करने का प्रयत्न या ऐसा कार्य लोप करने का मतलब प्रयत्न, जो वो आबाद है फिर भी उस प्रकार का प्रयत्न कर रहा है, तो अगर ऐसा करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको दंडित किया जाएगा। साथियों, ये हमने आपको अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोप द्वारा दायित्व बता दिया। अब हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 3 सब क्लॉज 8 क्या कहती है। बीएनएस की धारा 3 सब क्लॉज 8 क्या कहती है? किसी एक को सहयोग करना, किसी एक को सहयोग करना मतलब क्या हुआ? धारा 3 सब क्लॉज 8 के मुताबिक जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या
तो अकेले या अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शामिल होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में सहयोग करता है, तो वह उस अपराध को करता है। देख लीजिए, इसको फिर से समझिए साथियों। कोई भी अपराध है, क्या है? कोई घटना है, आपराधिक घटना। अपराध मतलब आपराधिक घटना। और इस आपराधिक घटना में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति, अकेले या अन्य व्यक्ति के साथ शामिल होकर उन कार्यों में से एक कार्य करके उस अपराध को किया जाता है, तो यहां पर यह माना जाएगा कि साथ सहयोग किया। जैसे उदाहरण के लिए सी और डी पृथक पृथक रूप से विभिन्न समयों पर ई को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। सी और डी सहमत हुए कि ई की हत्या करना है। क्या करना है? ई की हत्या करना है। और कैसे करना है? विष से, जहर दे करके। तो सी और डी अलग अलग समय में थोड़ा थोड़ा जहर किसको दे रहे हैं? ई को। क्या कर रहे हैं? ई को दे रहे हैं। ई को विष देकर उसकी हत्या कारित कर देते हैं। ई को विष दिया गया और ई की विष देने से क्या हो गई? हत्या हो गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई, यानी विष से उसकी हत्या कर दी गई। यहां सी और डी हत्या करने में साथ सहयोग करते हैं, तथा क्योंकि उनमें से हर ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, इसलिए दोनों इस अपराध के दोषी हैं, हालांकि उनके कार्य पृथक हैं। साथियों फिर से समझिए, सी और डी दोनों मिलकर के क्या करते हैं? सी और डी दोनों पृथक पृथक रूप से विभिन्न समय पर ई को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत हो जाते हैं। सी और डी दोनों सहमत हो जाते हैं कि हमको ई को मारना है, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर जहर देंगे, इस बात से सहमत होते हैं। और एक दिन फिर ई की हत्या हो जाती है विष के कारण, तो यहां पर सी और डी को उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। क्लियर हुआ साथियों? बीएनएस की धारा 3(8) किसी एक को सहयोग करना। अब हम बताएंगे आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इसका मतलब क्या है साथियों? पॉइंट नंबर अगला है, जिसमें दायित्व यानी उसमें भागीदारी कितनी होगी, किस प्रकार से सजा दी जाएगी, यह स्पष्ट करती है दायित्व। पॉइंट नंबर 4 कहता है आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। साथियों धारा बीएनएस की धारा 3(9) में दिया हुआ है कि आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इसमें कहा गया है कि जहां की कोई, इसमें स्पष्ट किया गया है, बीएनएस की धारा 3(9) में बताया गया है कि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। कई व्यक्ति लगे हुए हैं और वहां पर वह क्या होंगे? विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। उदाहरण के लिए सी गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन डी पर आक्रमण करता है। सी क्या कर रहा है? डी पर आक्रमण, सी डी पर आक्रमण कर रहा है कि सी गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन डी पर आक्रमण करता है कि डी का उसके द्वारा वध किया जाना हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध है। ई जो डी से बुराई रखता है उसका वध करने के आशय से तथा प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए डी का वध करने में सी की सहायता करता है। देखिए सी को क्या किया गया है?
प्रकोपित किया गया है। क्या किया गया है? सी को अचानक से प्रकोपित किया गया है, इस प्रकार से प्रवोक किया गया है कि सी गुस्से में आकर के डी पर आक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? डी पर आक्रमण कर रहा है और आक्रमण करता है कि डी उसके द्वारा वध किया जाना हत्या की कोटि में ना आने वाला। अब देखिए फिर से समझिए साथियों, सी ने क्या किया? डी पर प्रकोपन के वशीभूत होकर आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। तो यहां पर यह माना जाएगा कि सी ने क्या किया है? आपराधिक मानववध किया है। क्या किया है? आपराधिक मानववध किया है, जो हत्या की कोटि में ना आने वाला है। ई व्यक्ति है, ई है, ई क्या करता है? इससे बुराई रखता है। किससे? डी से। उसका वध करने के आशय से तथा प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए डी का वध करने में सी की सहायता करता है। ई क्या कर रहा है? सी की सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। देखिए डी और ई का कोई विवाद नहीं हुआ है, ना ही ई को किसी ने डी को मारने के लिए कहा है। ई लेकिन बुराई रखता है डी से। यहां पर ई ने देखा कि सी प्रकोपित होकर के डी पर आक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? डी पर आक्रमण कर रहा है। तो यहां पर ई क्या है? ई ने मदद की है। क्या मदद की है? किसकी? वह उसकी हत्या कर दे। यहां हालांकि सी और ई दोनों डी की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, पर फिर भी ई हत्या का दोषी है। तो ई यहां पर हत्या का दोषी माना जाएगा और सी क्या माना जाएगा? आपराधिक मानववध का दोषी होगा। फिर से समझिए इस उदाहरण को, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है, लेकिन हम फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए साथियों, सी को किसी ने क्या किया? प्रकोप किया, यानी गुस्सा दिलाया, भड़काया और डी पर हमला कर दिया। जब डी पर हमला किया तो डी का पड़ोसी ई, जो इससे बुराई रखता था और इसको मारना चाहता था, ई ने मदद कर दी। कि जब सी हमला कर रहा था तो ई ने मदद कर दी, या कुछ हथियार दे करके या कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से भी मदद की, जिससे कि उसकी डी की हत्या हो गई। क्या हो गई? हत्या हो गई। सी का जो आशय है वो प्रकोपन में आकर के अपराध करना, यानी इस प्रकार से हत्या करना था जो कि हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध था। लेकिन जो ई है, ई ने वैमनस्यता यानी बुराई बस वध करने के आशय से यानी हत्या करने के आशय से सी की मदद की है। तो यहां पर ई ने क्या किया है? ई ने हत्या का अपराध किया। भले इसने अपराध नहीं किया, अपराध किसने किया है? सी ने मारा है डी को, ई ने नहीं मारा है, लेकिन ई ने क्या की है? मदद की है। किसकी? सी की। क्या की है? सी की मदद की है। तो यह माना जाएगा कि ई ने डी की हत्या की है और सी ने आपराधिक मानववध किया है। क्लियर हुआ साथियों? अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों पॉइंट नंबर 5वां है दुष्प्रेरक दायित्व। क्या है पॉइंट नंबर 5वां? दुष्प्रेरक दायित्व। यह साथियों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 5वां पॉइंट है दुष्प्रेरक का संयुक्त दायित्व। दुष्प्रेरक का संयुक्त दायित्व। साथियों जब दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित अपराध किए जाते वक्त उपस्थित रहे तो वह अपराध को कारित करने के लिए उत्तरदायी होगा। संहिता की धारा 54 के मुताबिक जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरण के नाते दंडनीय होता, उस वक्त उपस्थित हो जब वह कार्य अथवा अपराध किए जाएं जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अथवा अपराध किया है। इस धारा के परिवर्तन के लिए जरूरी है कि दुष्प्रेरण के कारण एक आपराधिक कार्य किया गया हो। अपराधिक कार्य किए जाते वक्त दुष्प्रेरक घटना स्तर पर उपस्थित हो, भले ही वह कार्य किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया हो। साथियों देखिए दुष्प्रेरक
दुष्प्रेरक का मतलब होता है बुरी प्रेरणा। क्या होता है? दुष्प्रेरक का मतलब होता है बुरी प्रेरणा, प्रेरित करना, दुष्प्रेरित करना। क्या करना? उकसाना, दुष्प्रेरित करना किसी व्यक्ति को। अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता है तो क्या माना जाएगा? कि उसने अपराध किया है। लेकिन इसमें एक चीज और मानी गई है कि जो दुष्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ए ने दुष्प्रेरक का कार्य किया। देखिए साथियों, ए ने इसको दुष्प्रेरित किया बी को, ताकि सी के खिलाफ अपराध करे। ए ने दुष्प्रेरित किया बी को कि सी को मारना है, और बी ने सी को मार दिया। तो ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कि ये भी बराबर का ही जिम्मेदार है। क्या है? क्या माना जाएगा साथियों? अगर जब दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित अपराध किए जाते वक्त उपस्थित रहे तो वह अपराध को कारित करने के लिए उत्तरदायी होगा। क्या होगा? अपराध को करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में धारा 54 के मुताबिक जब कभी कोई व्यक्ति अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरण के नाते दंडनीय होता है, वह उस वक्त उपस्थित हो जब वह कार्य अथवा अपराध किए जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होना, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अथवा अपराध किया है। इस धारा के परिवर्तन के लिए जरूरी है कि दुष्प्रेरण के कारण एक जगह उपस्थित हो। साथियों देखिए, दो कंडीशन होती हैं, या तो उपस्थित या अनुपस्थित, दोनों स्थितियों में दुष्प्रेरण किया जा सकता है। लेकिन दुष्प्रेरक जो है वह वहां पर उपस्थित है, लेकिन उसके द्वारा अपराध नहीं किया गया, दुष्प्रेरित किया गया है। किसको? दूसरे व्यक्ति को, ताकि वह अपराध कर दे। क्या कर दे? ताकि वह अपराध कर दे। साथियों क्या रहता है, कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं कि लोग सामने स्वयं ना करके दूसरे के हाथों कार्य करवा देते हैं, और उनको यह रहता है कि हमारे खिलाफ तो कुछ होगा नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता? ऐसा नहीं होता है। साथियों इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसे का नामक व्यक्ति किसी निर्दोष कार्य के लिए खा की पत्नी से मिलने जाता है। गा खा और का के बीच झगड़ा लगवाने की नियत से खा से कहता है कि का उसकी पत्नी से अवैध संबंधों के कारण मिलने गया था। गा के इस कथन के कारण खा का पर हमला करता है, तो गा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। साथियों फिर से समझिए, एक उदाहरण से मान लीजिए, का नामक व्यक्ति किसी निर्दोष कार्य के लिए, मान के चलिए का एक व्यक्ति है और खा। साथियों का नामक व्यक्ति खा की पत्नी, का एक व्यक्ति है, किसी काम से खा के घर गया, यानी पत्नी से मिलने गया, खा की पत्नी से मिलने गया किसी काम से। ठीक, का नामक व्यक्ति खा जो व्यक्ति है उसकी पत्नी से मिलने गया किसी काम से। गा खा और का के बीच यहां पर देख रहा था, गा ने देखा कि अच्छा का खा की पत्नी से मिलने आया है, तो गा ने क्या किया? खा और का के बीच झगड़ा करवाने के लिए इसने सोचा कि अच्छा मौका है, झगड़ा करवा दें। तो उसने इन दोनों के बीच में झगड़ा करवाने के लिए, किसके? का और खा के लिए। इनको ए और बी भी नाम दिया जा सकता है, इसको सी, यानी ए और बी में झगड़ा करवाने के लिए, झगड़ा करवाने की नियत से बी से कह रहा है, सी क्या कह रहा है? सी इससे कहता है कि ए का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, इस कारण वह मिलने गया था। और सी के इस कथन के कारण, इस बात के कारण बी फिर ए पर हमला कर देता है, तो यहां पर सी क्या होगा? दुष्प्रेरण का दोषी होगा। क्या होगा? दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। साथियों दुष्प्रेरण के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। षड्यंत्र या दुष्प्रेरण के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। 2 या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र की रचना की हो, षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध कार्यलोप किया गया हो, वह कार्य या अवैध कार्यलोप षड्यंत्र के अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करने के लिए किया गया हो। तो साथियों अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा पॉइंट नंबर 5। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 6 भी बहुत महत्वपूर्ण है, हत्या सहित डकैती। देखिए साथियों पॉइंट नंबर 6 कहता है हत्या सहित डकैती में भी दायित्व होता है। कैसे दायित्व होता है?
वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, पॉइंट नंबर 6 है हत्या सहित डकैती। हत्या सहित डकैती में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जाता है। क्या माना जाता है? संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इससे संबंधित प्रावधानों को संहिता की धारा 310 सब क्लॉज 3 में उपबंधित किया गया है। बीएनएस की जो धारा है 310 सब क्लॉज 3 में हत्या सहित डकैती के बारे में बताया गया है कि जो कोई हत्या सहित डकैती करेगा उसको दंडित किया जाएगा। इसके मुताबिक अगर 5 अथवा ज्यादा व्यक्तियों में से जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस तरह डकैती करने में हत्या कर दे तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास से अथवा कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दंडित होगा। साथियों, हत्या सहित डकैती में क्या कहा गया है? बीएनएस 310 सब क्लॉज 3, इसमें कहा गया है कि 5 से अधिक व्यक्ति 5 से अधिक व्यक्ति जो संयुक्त रूप से क्या कर रहे हैं? डकैती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डकैती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हैं। और उस डकैती के दौरान जो डकैती कर रहे हैं उस डकैती के दौरान एक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? एक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी जाती है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन निर्मित होगी, यह हम इसमें आपको बताना चाह रहे हैं। ऐसे में इन 5 या 5 से अधिक में से भले किसी एक ने हत्या की है, उस व्यक्ति की यानी व्यक्ति की डकैती के दौरान क्या कर दी गई? हत्या। भले ही एक ने की है लेकिन ऐसा माना जाएगा सबने किया है। तो यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास तथा कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कठिन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, ये हमने आपको क्या बताया? डकैती के बारे में बताया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। डकैती के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। डकैती का अपराध कैसा होता है, क्या कंडीशन होती है, क्या कैसा क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको अलग से बताएंगे। साथियों, पॉइंट नंबर 6वां कहता है रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन का अपराध। हम आपको संयुक्त दायित्व बता रहे हैं। संयुक्त दायित्व में ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जो संयुक्त दायित्व के अंतर्गत आते हैं, वो सारी चीजें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है? रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन का अपराध। संहिता की धारा, बीएनएस की धारा 331 सब क्लॉज 8 के मुताबिक रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार अथवा रात्रो गृह भेदन में भाग लेने वाले सारे व्यक्ति संयुक्त रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। इसके मुताबिक अगर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार अथवा रात्रो गृह भेदन करते समय अपराध का कोई दोषी व्यक्ति स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा घोर उपति कारित करेगा या घोर उपति कारित करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे अपराध को करने में प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। साथियों, ये हमने आपको संयुक्त दायित्व बता दिए। अब हम आपको प्रतिनिहित दायित्व बताएंगे। क्या बताएंगे?
प्रतिनिहित दायित्व बताएंगे। अभी हमने आपको क्या बताया, संयुक्त दायित्व बता दिया, अब हम आपको प्रतिनिहित दायित्व बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रतिनिहित दायित्व, प्रतिनिहित दायित्व के बारे में। प्रतिनिहित दायित्व क्या होता है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, दीवानी कानून का यह एक नियम है कि कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति के कृत्य के लिए दूसरा व्यक्ति भी दोषी माना जाता है। साथियों देखिए, दीवानी और फौजदारी यानी सिविल और क्रिमिनल, दो प्रकार के मामले होते हैं। तो कह रहे हैं दीवानी कानून का यह एक नियम है कि कुछ परिस्थितियों में, जो दीवानी कानून है उसका एक नियम है कि कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति के कृत्य के लिए दूसरे व्यक्ति को भी दोषी माना जाता है। ठीक इसी प्रकार अपराध विधि का यह एक सामान्य नियम है कि एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। यह नियम प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत कहलाता है। प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत इस कहावत पर आधारित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के माध्यम से कोई कार्य करवाता है तो यह समझा जाएगा कि वह कार्य उसने स्वयं किया है। इस विषय में सामान्य जो विद्वान है उनका कहना है कि अपराध विधि में साधारणतः एक व्यक्ति केवल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें कानून एक मूक व्यक्ति पर प्रतिनिहित दायित्व का उत्तरदायित्व डाल देता है, उन कार्यों के लिए जो उसने स्वयं नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति ने ही किए हैं। इस प्रकार के मामले में चाहे वह कितना ही निर्दोष क्यों ना हो, प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत व्यवहारिक रूप से सामाजिक सुविधा तथा न्याय पर आधारित है। साथियों, ये हमने आपको प्रतिनिहित दायित्व क्या होता है बताया है कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक व्यक्ति के कृत्य के लिए दूसरे व्यक्ति को दोषी माना जाता है। साथियों, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी कार्य को करने या ना करने के दायित्व को पूरा ना करने के लिए प्रतिनिहित दायित्व के अंतर्गत तीसरा व्यक्ति उत्तरदायी होता है। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए तीसरा व्यक्ति उत्तरदायी होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कार्य हैं प्रतिनिहित दायित्व में। पहला है सेवक के कार्य के लिए स्वामी का आपराधिक दायित्व। सेवक के कार्य के लिए स्वामी का आपराधिक दायित्व। साथियों, प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत सेवक और स्वामी के मध्य देखने को मिलता है। सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होता है। साथियों, न्यायालय पोलक व मेटलैंड के अनुसार न्यायालय स्वामी को इसलिए उत्तरदायी ठहराते हैं क्योंकि वह अपने नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार होता है। दीवानी और दुष्कृति की भांति अपराध विधि में स्वामी अपने सेवक के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, परंतु यदि स्वामी सेवक को आदेश देता है और सेवक उसका पालन करता है तो वह स्वामी उसके द्वारा किए गए अपराध के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। साथियों, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जैसे स्वामी ने कोई आदेश दिया, ठीक, स्वामी ने आदेश दिया किसको? सेवक को, और सेवक ने फिर वह कार्य किया, तो यहां पर स्वामी भी उसके लिए उत्तरदायी होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा बीएनएस की धारा 193 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत यदि किसी परिसर के मालिक के, भारतीय न्याय संहिता की धारा 193 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत यदि किसी परिसर के मालिक के अभिकर्ता ने उस भूमि में बलवा होने से रोकने का प्रयास नहीं किया हो तो उस परिवार के मालिक को दंडित किया जा सकता है। साथियों, किसी परिसर के मालिक के अभिकर्ता ने, देखिए साथियों, कोई एक ये खाली जगह है,
ठीक, परिसर है। परिसर के मालिक के अभिकर्ता यानी एजेंट ने, परिसर का एक मालिक होगा, ठीक, मालिक होगा, मालिक ने एक एजेंट लगा रखा है, यानी एक काम के लिए किसी व्यक्ति को लगा रखा है, और इस परिसर में क्या हो रहा है, बलवा हो रहा है। उस भूमि में बलवा होने से रोकने का प्रयास नहीं किया, और इस एजेंट ने कोई प्रयास नहीं किया है, तो यहां पर मालिक भी उसके लिए दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार मापतौल अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में सेवक के आपराधिक कार्यों के लिए मालिक को दंडित किया जा सकता है, भले ही उस कृत्य में स्वामी का दुराशय ना हो। साथियों, इसी प्रकार मापतौल अधिनियम में भी बताया गया है, दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम में, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में बताया गया है कि भले ही जो मालिक है उसका दुराशय ना हो, लेकिन अगर नौकर ने किया है, सेवक ने किया है, तो भी उसके लिए मालिक क्या होगा, उत्तरदायी होगा। साथियों, ये हमने आपको पहला बताया प्रतिनिहित दायित्व, मतलब स्वयं डायरेक्ट वह नहीं कर रहा है, लेकिन उसके आदेश से जो कार्य कर रहा है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसके लिए थर्ड पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये इस प्रकार का जो दायित्व है वो प्रतिनिहित दायित्व कहलाता है। अभी हमने एक बताया, अब पॉइंट नंबर 2 दूसरा क्या कहता है, पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि निगमों का आपराधिक दायित्व। पॉइंट नंबर दूसरा, निगमों का आपराधिक दायित्व, निगमों का आपराधिक दायित्व। साथियों, 19वीं शताब्दी से पहले निगमों को अपराध के लिए आरोपित नहीं किया जाता था, क्योंकि विद्वानों का यह मानना था कि निगमों का स्वयं का मस्तिष्क और शरीर नहीं होता है। निगमों को पहले दंडित किए जाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी है। लॉर्ड हार्ट, पोलाक, मैटलैंड, डॉक्टर केमी आदि ने निगम के आपराधिक दायित्व को इस कारण स्वीकार नहीं किया कि निगम का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, इस कारण उसकी कोई दोष इच्छा नहीं हो सकती। बाद में अनुभव किया गया कि निगमों को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन उन पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। कोई भी निगम है उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है, भले ही उस निगम ने नहीं किया, उस निगम के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा अपराध किया गया, लेकिन उसके लिए निगम को भी दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे आर बनाम ब्रिमिंगम एंड ग्लासचेस्टर रेलवे कंपनी 1842 3 क्यूबी 223 के बाद में कंपनी को मार्ग की उचित मरम्मत न करने के लिए उत्तरदायी मानते हुए जुर्माने से दंडित किया गया। साथियों, इसी प्रकार मांसल ब्रदर्स बनाम लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी ILR के बाद में कंपनी को चुंगी बचाने के लिए सामान का जानबूझकर गलत विवरण देने के आरोप में दंडित किया गया, क्योंकि कंपनी के सेवक का ऐसा आशय था। साथियों, ये है जजमेंट मांसल ब्रदर्स बनाम लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। ILR 1917 2 KB 836। इस बाद में कंपनी को चुंगी बनाने के लिए सामान का जानबूझकर गलत विवरण देने के आरोप में दंडित किया गया था, क्योंकि कंपनी के सेवक का ऐसा आशय था। कंपनी का जो सेवक है उसने गलत जानकारी दी, सेवक ने गलत जानकारी दी, उसने आशय दुराशय यानी साशय ऐसी गलत जानकारी दी, इसलिए कंपनी को भी दंडित किया गया था। चूंकि कंपनी पर अर्थदंड लगाया जाता है, हमने पहले भी आपको बताया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 226 के अंतर्गत दी गई व्यक्ति की परिभाषा में, जो व्यक्ति की परिभाषा दी गई है 226 के अंतर्गत, उसमें व्यक्ति में स्पष्ट रूप से
कोई भी कंपनी, संगठन या व्यक्ति का निकाय का समावेश है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। वर्तमान समय में निगम का आपराधिक दायित्व उसी सीमा तक रहता है जिस सीमा तक एक प्राकृतिक व्यक्ति का होता है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं। जहां अपराध की प्रकृति के कारण निगम द्वारा वह अपराध किया जाना असंभव है, जैसे हत्या, चोट, मिथ्या साक्ष्य, बलात्कार आदि। नंबर दूसरा, ऐसे अपराध जिनके लिए जुर्माना दंडादेश का प्रावधान ऐसे अपराध जिनके लिए जुर्माने के दंडादेश का प्रावधान नहीं है। मतलब केवल कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। तो साथियों, ये हमने आपको संयुक्त दायित्व और प्रतिनिहित दायित्व समझाया है। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, एक पॉइंट और हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कि स्वामी उत्तरदायी होते हैं। ऐसी कौन कौन सी और परिस्थितियां हैं कि स्वामी उत्तरदायी होते हैं। अभी प्रतिनिहित दायित्व में ही ये तो हमने आपको बताए हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कि स्वामी उत्तरदायी होते हैं। स्वामी उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं साथियों? पहली कंडीशन है सार्वजनिक बाधा या लोक अपदूषण, पब्लिक न्यूसेंस। इसका उल्लेख भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 में किया गया है। यदि लोक अपदूषण का अपराध नौकर द्वारा किया जाता है तो उस आपराधिक कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होगा। बीएनएस की धारा 270 में कहा गया है कि अगर नौकर इस प्रकार का कृत्य करता है तो स्वामी भी उसके लिए आरोपी होगा। क्या होगा? स्वामी भी उसके लिए आरोपी होगा। साथियों, बीएनएस की धारा 270 में स्पष्ट किया गया है, यदि लोक अपदूषण का अपराध नौकर द्वारा किया जाता है तो उस आपराधिक कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होगा, चाहे वह कार्य सेवक ने उसके आदेशों के खिलाफ ही क्यों ना किया हो। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके आदेशों के खिलाफ क्यों ना ही किया है, अगर उसके नौकर ने ऐसा अपराध किया पब्लिक न्यूसेंस का, तो उसमें स्वामी जिम्मेदार होगा। दूसरा है इसी का अधिनियमित दायित्व। अधिनियमित दायित्व क्या होता है? स्वामी का दायित्व बता दिया, अधिनियमित दायित्व क्या होता है? जब कभी कानून इस बात की व्यवस्था कर दे कि अमुक कृत्य न किया जाए तथा स्वामी का एजेंट या सेवक इसके विपरीत कृत्य करे तो स्वामी उसके प्रति उत्तरदायी होगा। कहा जा सकता है कि अधिनियम स्पष्ट रूप से निश्चित कार्यों के लिए स्वामी को उत्तरदायी घोषित करता है। विधानमंडल की स्वामी को अपने सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने की इच्छा लक्षित होती है तो उसे लागू किया जाए। उदाहरण के लिए, एक लाइसेंसी दुकानदार का नौकर कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र जिसे रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ बेच देता है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो स्वामी को अपने नौकर के कृत्य हेतु उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून बना हुआ है कि भाई कानून कहता है कि आपको यह कार्य नहीं करवाना है। जैसे बना है कि वाहन मालिक ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने को नहीं देंगे जिसके पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो भी वाहन मालिक उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा इसमें कहा गया कि एक दुकान है जो लाइसेंसी है, उसमें उसके नौकर के द्वारा अस्त्र शस्त्र ऐसे व्यक्ति को बेच दिए जाते हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नौकर के कृत्य के लिए उत्तरदायी कौन होगा? स्वामी। तीसरा पॉइंट है कर्तव्यों के प्रति असावधानी। जब कभी किसी व्यक्ति पर कानून द्वारा कोई दायित्व सौंपा जाए और वह उसे करने में असावधानी बरते या कृत्य को किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को सौंप दे जिसमें उस कृत्य को करने की पर्याप्त क्षमता ना हो, तो वह उस अक्षम व्यक्ति द्वारा की गई दुर्घटना के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रायः असावधानी के मामले में कार्य करने वाला ही उत्तरदायी समझा जाता है, लेकिन विशेष मामलों में
यदि सेवक की असावधानी के कारण अन्य किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है या खतरा पैदा होता है तो स्वामी को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एक अभियंता ने एक चलती हुई मशीनरी को असावधानी से छोड़ दिया, जिसे एक साधारण बालक ने छेड़ दिया तथा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना के प्रति अभियंता को उत्तरदायी ठहराया गया। साथियों, इसमें कहा गया है कि जब कभी किसी व्यक्ति पर कानून द्वारा कोई दायित्व सौंपा जाता है, यानी कोई व्यक्ति है, कानून द्वारा कोई व्यक्ति है, उस पर दायित्व सौंपा गया कि भाई आपको अच्छे से काम करना है, आप उसमें लापरवाही कर रहे हैं, असावधानी बरत रहे हैं, या फिर अपने नीचे किसी को सौंप रहे हैं वह कार्य कि भाई तुमको करना है, लेकिन जिसको सौंपा है वह कार्य वह सक्षम नहीं है उस चीज को करने के लिए, वो उस चीज के बारे में जानता ही नहीं है और आप उसको सौंप दिए, तो ऐसी स्थिति में उसके मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। जो जिसको वह जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। इस कारण से शराब के मामलों में भी सेवक द्वारा किए गए कृत्य के लिए स्वामी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अनुचित प्रकाशन हेतु भी स्वामी को सेवक द्वारा किए गए कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। साथियों, इसी प्रकार शराब में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शराब के मामलों में भी सेवक के द्वारा किए गए कार्य को स्वामी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। साथियों, साधारणतः एक व्यक्ति आपराधिक विधि में सिर्फ उन कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो उसने स्वयं किए हैं या उसके द्वारा किए गए हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट मामलों में प्रतिनिहित दायित्वों के सिद्धांत के आधार पर एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ये सारे के सारे उदाहरण हमने प्रतिनिहित दायित्व के बताए। उसके पहले हमने आपको संयुक्त दायित्व बताया है। अब साथियों, हम आपको दंड और दंड के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। साथियों, अभी हम आपको दंड और दंड के सिद्धांत के बारे में बताएंगे।